बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका तनाज़े के हवाले से। अमेरिका जो है वो काफ़ी हद तक तैयारियां कर रहा है, लेकिन ईरान भी तैयार है हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए। बाकी ममालिक का क्या किरदार हो सकता है, पाकिस्तान जिस तरह से सामने आया है एक पॉजिटिव करैक्टर के साथ, बाकी कंट्रीज इसमें क्या रोल प्ले कर सकती हैं और किस किस कंट्री का क्या क्या स्टांस है, क्या सफारतकारी से इस मसले को हल किया जा सकता है या फिर कुछ ऐसी टेंशन ही देखने में आएगी अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। उसके बाद बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर के अंदर, लाहौर के गुंजान आबाद इलाके के अंदर, जिसे सानिया भाटी गेट कहा जा रहा है, जिसमें एक बच्ची और उसकी माँ जो है वो अपनी कीमती जाने गंवा बैठी एक खुले मैन होल में, एक सीवरेज लाइन में जो है वो गिर गई। और उसके बाद जो है वो किस तरह से उनको उस मामले को किस तरह से टेकअप किया गया, रेस्क्यू, पुलिस इदारे, उसमें सबका क्या किरदार रहा, लाशें कहाँ से बरामद हुई और लाशें बरामद होने में इतना टाइम क्यों लगा, ये सारी बातें आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले वेलकम करेंगे, मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफिर एनालिस्ट मिस्टर फैसल अजीज भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, आज का प्रोग्राम बड़ा दुख वाली खबरें उसमें, जैसे मैंने अभी वाक़े के हवाले से बात की, उसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी पहले हम डिस्कस कर लें ईरान और अमेरिका के हवाले से जो टेंशन इस वक्त चल रही है। जिस तरह अमेरिका तैयारियां कर रहा है, हम देख भी रहे हैं, तस्वीरें भी, फुटेजेस भी, जिस तरह बहरी बेड़े और ये वो सब कुछ, क्या देख रहे हैं? क्या सफारतकारी से इसका हल नहीं हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इसमें सफारतकारी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा ही अपने हमसाया ममालिक के लिए कोई उनकी किसी मुल्क के साथ अगर टेंशन शुरू हो गई है तो उसमें सफारतकारी की। लास्ट आपको याद होगा ईरान के लिए पाकिस्तान ने सफारतकारी की थी जब इसराइल ईरान जंग बंदी हुई थी। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से टेलीफोनिकली रब्ता किया है, उनसे डिस्कस की थी इन चीज़ें और अपने किरदार के बारे में भी बताया है कि हम अमेरिका से पुरजोर दरख्वास्त करेंगे या उनसे बात करेंगे, कर रहे हैं कि बैठ के हम मुज़ाकरात पे जोर दिया जाए, दोनों ममालिक मुज़ाकरात करें। अब ईरान तो मुज़ाकरात पे तैयार है और अब मसला ये है कि अमेरिका क्या इस मुज़ाकरात पे आमादा होता है। अब वो कहते हैं कि ईरान जो अपनी जौहरी टेक्नोलॉजी है उसको ख़त्म कर दे और मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, पर ईरान अब अपनी जौहरी सलाहियत को ख़त्म नहीं करना चाहता और ना ही करना चाहिए किसी के कहने पे। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने मज़ीद जंगी बेड़े बहरी जो हैं वो ईरान की तरफ रवाना कर दिए हैं। अब अगर आप देखा जाए तो अमेरिका की पूरी दुनिया में एयर बेसेस हैं और छावनियाँ हैं। उसमें जो सबसे बड़ी छावनी है वो कतर में है। और कतर से आपको याद है कि लास्ट टाइम भी जब अमेरिका ने जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया था ईरान की, तो ईरान ने उन्होंने कतर एयरबेस से बनाया था। तो फिर ईरान ने कतर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए थे। तो बात यह है कि उधर भी तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है कतर में। पहले इसके लिए मसालत करने के लिए यूएई, सऊदी अरब, ओमान, ये सारे ममालिक जो हैं मसालत की कोशिश करते रहे हैं और उसको रोकते रहे हैं कि आप मतलब अमेरिका हमला ना करें। अब ईरान जो है वो हमले की जवाबी तौर पर तैयारियां कर रहा है। ठीक है, आबनाए हर्म्स में उन्होंने फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। आबनाए हर्म्स जो है, लास्ट टाइम जब इसराइल ने हमला किया था तो ईरान ने कहा था कि आबनाए हर्म्स को हम बम से उड़ा देंगे। अच्छा। वो आप समझें कि तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए वो एक गेटवे है। और ईरान भी उसके साथ सऊदी अरब है, उसके साथ ईरान है, उसके साथ ओमान है। और अगर वो उधर उन्होंने फौजी मशकें शुरू कर दी हैं अमेरिका की बहरी बेड़ों से लड़ने के लिए, तो इसका मतलब बात खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम जो हैं इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग ना हो। इसमें सिर्फ अमेरिका थोड़ी, इसमें तो इसराइल भी होगा ना पीछे, उसको तो मौका मिल गया अपना बदला लेने का। इसमें इसराइल भी होगा। आपको याद है कि असल में उस वक्त वाहिद एक इस्लामिक कंट्री था जिसने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया था जब ये फलस्तीन के ऊपर, जब ये गजा के ऊपर जो है वो जुल्म सितम ढा रहा था जी। तो ईरान को तो उसको तो अपना भी एक इशू है ना इसराइल को ईरान के साथ, तो वो अमेरिका के साथ शामिल है इसमें। अच्छा, अब वो आप ठीक कह रही हैं। इशू ये है कि
ये जो अब नए हम्स में फौजी एक्सरसाइज हो रही है, इसमें मुतफ़िका तौर पर अल जज़ीरा की स्टोरी है ये, कि मुतफ़िका तौर पर रशिया और चाइना भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, तो अगर वो शामिल हो जाते हैं तो ये तो बात बहुत दूर तक जाएगी। ये तो ठीक है कुछ ना? पूरा दुनिया का एक पॉलिटिक्स और पूरी दुनिया का नक्शा जो है वो उसमें चेंज हो सकता है। मुझे ये बताइएगा कि चाइना की क्या स्ट्रेटेजी है? हमने कभी देखा तो नहीं चाइना को सामने से वॉर करते लड़ते। नहीं, पर मैं तो यही कह रहा हूँ कि चाइना, अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना हर सूरत में ईरान का साथ देगा। लेकिन हाँ। क्या सामने से साथ देगा? हम उसमें भी तो सफारतकारी कर चुके हैं, हम उन दोनों के दरमियान में भी काफी मामला तय करवा चुके हैं। तो क्या चाइना ईरान की खातिर एक बार फिर अमेरिका और से लड़ेगा? रशिया और फिर यूरोपीय यूनियन ने जो काम किया है, उनका वो पासदाराने ईरान जो है, यानी कि उनकी सिविल मिलिट्री समझ लें, पासदाराने इनकलाब जो हैं उनकी लाइक सिविल मिलिट्री जो है, उस पे यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी आयद कर दी है। उनका ये कहना है कि वो दहशतगर्द हैं और उनको सिविलाइज्ड किया जाना चाहिए। अच्छा। इस पे ईरान का मौकफ ये है कि यूरोपीय यूनियन को अमेरिकन तसल्लुत से आज़ाद होकर फैसले करने चाहिए। अच्छा। ये अमेरिका के आशीर्वाद या अमेरिका के मौकफ को तौकीयत देने के लिए इन्होंने ये इस पे पाबंदी लगाई है। तो ये मेरा ख्याल है कि उनका ये कहना है, ईरान का मौकफ है कि यूरोपीय यूनियन को इसके संगीन नताइज हासिल हो सकते हैं अगर उन्होंने इस पाबंदी पर गौर ना किया। अब आप देखें ना, एक तरफ यूरोप है, एक तरफ इसराइल है, एक तरफ अमेरिका है, एक कतर एयरबेस है उनकी, फिर बैरी बेड़े अगर वो भिजवाने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सफारतकारी जो है वो कामयाब खुदा न खास्ता ना हो सकी तो फिर तो एक खत्ते में बहुत हालात खराब होने किसी वाले हैं। एरिया में अगर एयरबेस है, कतर में है, ठीक है, एयरबेस तो अमेरिका की है, लेकिन अगर जब वो इस्तेमाल होगी, ईरान भी वहां पे अटैक करता है, तो कतर भी तो उसमें मुतासिर हो रहा है ना। कतर, मैं वही कह रहा हूँ कि तो कोई कतर मुस्लिम हाँ। कतर भी बीच में सफारतकारी कर चुका है। पहले कतर, सऊदी अरब, ओमान, ये सब तो लोग सफारतकारी कर चुके हैं। अंदर। हाँ, और दूसरी बात यह है कि ये पहले आपको पता है कि इसराइल ने हमला किया ईरान पे और टारगेट किया उनकी टॉप लीडरशिप को। फिर उसके बाद आपको पता है वो इंतशार की कोशिश की गई उधर ईरान में, ये जो हाल ही में मुजाहरे में हैं और कुछ इलाके में रजीम चेंज के लिए। फिर अब ये सारी प्लानिंग जो है वो इसलिए की जा रही है इसराइल की तरफ से कि रज़ा पहलवी जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है उनको इधर लॉन्च किया जाए और अमेरिका की मतलब एक समझे कि एक्सटेंशन के तौर पे ईरान को का सिस्टम जो है वो चलाया जाए। ये रज़ा पहलवी वाला जो वाक़या है, रज़ा पहलवी कई दफ़ा इसका इजहार भी कर चुके हैं अपनी निजी महफिलों में और वैसे भी मीडिया से भी बात करते हुए वो कह चुके हैं। तो रज़ा पहलवी जो अब आखिरी ईरान के बादशाह थे उनके साहबजादे हैं और वो इधर से फरार होके गए थे इनकलाब के फौरन, इस्लामी इनकलाब जब आया था तो वो इधर से फरार हो गए थे। तो अब मेरा ख्याल उनकी 65 साल उम्र है। वो समझते हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से में हूँ तो एक दफ़ा मैं ईरान की सदारत का मज़ा भी ले लूँ। तो उसके लिए अमेरिका यानी कि वो जो रजीम चेंज वाली कोशिश और वो जो इन्होंने एक लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी वो नाकाम हो गई है, जो अब जंग ही करनी पड़ेगी। डेफिनेटली डिफरेंट तरीके से, वो तो आपको पता है बुरी तरह से नाकाम हुई है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह वो चाह रहे हैं ये करना, तो इससे पूरे खत्ते में जो है मशरिक़ वस्ता में जो है वो हालात ख़राब हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जिस तरह आपने कतर की बात की कि कतर की एयरबेस है, अगर छावनी है अमेरिका की, तो कतर में भी तो नुकसान होगा ना। तो इस तरह सऊदी अरब अगर अब नए हम्स में फ़ौजी मशक़ें होती हैं उधर, उसके साथ सऊदी अरब है, इराक है, ओमान है, वो जो UAE भी है, वो जो सारे ममालिक हैं वो भी तो मुतासिर होंगे ना इस जंग से। आपको तो याद है कोई जब भी इसराइल मुस्लिम ने भी कतर पे अटैक किया था? हाँ जी। तो कतर ने बड़ा स्ट्रांगली इस पे चांस लिया था कि हमें फालतू में बीच में इस्तेमाल ना किया जाए और बिल्कुल आइंदा मुंह उठा के कोई इधर ना आए। तो फिर जाहिर की बात है कि वो अमेरिका को भी कुछ तो कहेगा। लेकिन बट साहब, आप नहीं समझते कि अमेरिका कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है इस बार? देखिए, बात ये नहीं है, अंडर एस्टिमेट करने की बात नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका के पास जो दिफाई तनसीबात हैं या उनकी दफाई ताकत है
उसको झुटलाया नहीं जा सकता। वेनेजुएला में उन्होंने जो किया वो ईरान में भी करना चाहते हैं। सुनने में ये बातें भी आती हैं कि उन्होंने वो पूरा प्लान तैयार कर लिया हुआ है, CIA उसकी अप्रूवल के प्रोसेस में डाल दिया गया है। अच्छा। और अगर वो ऐसे ही एक ऑपरेशन या ऐसे ही प्लान सर्जिकल स्ट्राइक ईरान में खुदा न खास्ता कर लेते हैं और वो कामयाब हो जाती है तो फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर तो जंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब डिपेंड ये करता है कि ईरान ने उसके हिफाजती तौर पर क्या इकदाम किए हैं। तो मेरे पास इतलात ये हैं कि चाइना ने उन्हें ऐसे गैजेट्स और ऐसी चीज़ें दी हैं कि ईरान जो अमेरिका जो वेनेजुएला वाला ऑपरेशन है उस तरह का कोई ऑपरेशन जो है वो ईरान में ना कर सके। सही, लेकिन मर साहब बात अगर ईरान की भी कर लें तो जिस तरह से उनके पास ईमान का जज्बा है और जैसे वो इसराइल के सामने डट के खड़े हो गए थे, खड़े तो वो अब भी डट के ही हैं। नहीं, बात ठीक है, जज्बा होना एक अलग बात है, टेक्नोलॉजी होना अलग बात है। हाँ, ये बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि जज्बे वाले बंदे के पास टेक्नोलॉजी हो तो वो ताकत में जरा ज्यादा हो जाता है। हमने देखा नहीं था पाकिस्तान को जो इंडिया के साथ हुआ 10 मई की बात करिए। हाँ, और उसके बाद आप समझते हैं कि जो मामला तो पाकिस्तान जिस तरह से आपने बताया सफारतकारी कर रहा है, उसमें तुर्किया भी आपने कहा, उसमें और भी इस्लामिक कंट्रीज थे जो अभी तक नाकाम हो गए हैं ऑलमोस्ट। पाकिस्तान के बारे में अगर बात कर ली जाए, पाकिस्तान की हुई बात कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम आए रोज़ देखते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अमेरिका जा रहे होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ बहुत अच्छा डील कर रहे होते हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको उम्मीद है कि बात मान लेंगे, उनको पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाब हो जाएगी इस बार भी? देखें, डोनाल्ड ट्रंप की ये बात नहीं है, ये बात है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की कि वो ईरान के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहती है। और अगर वो ईरान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, डोनाल्ड ट्रंप तो एक उनका मतलब समझे एक मोहरा है, ठीक है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान अगर सफारती तौर पर खुदा न खास्ता नाकाम होता है तो पाकिस्तान भी ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा। हाँ, बट जब सफारतकारी या मुज़ाकरात की नाकामी अल्लाह ना करे, उसके बाद पूरे इस्लामिक कंट्रीज का क्या रोल देखते हैं, क्या होना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि इस्लामिक कंट्रीज के रोल को तो आप थोड़ा सेपरेट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि इस खित्ते में कोई मुस्लिम मुल्क ये नहीं चाहता कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, क्योंकि उसके मुस्लिम कंट्री पे करे। हाँ, नहीं किसी मुस्लिम कंट्री पे, मतलब ये है कि आप देखें फ़लस्तीन में गजा में जो कुछ हुआ कोई नहीं बोला। हाँ, ठीक है ना, इसीलिए मैं मज़म्मती बयान ही देते रहे ना। अब क्या अब इस दफा मेरा ये ख्याल है कि इनका ये ख्याल है कि इनके हमले से ये मुतासिर हो सकते हैं, ये ममालिक मुतासिर हो सकते हैं, ये मोहब्बत और जज्बा ईमानी के तहत नहीं, अपने अपने हाँ, कि हमारी स्किन सेफ रहे, इस वजह से मैं कह रहा हूं। सही। और जो जितना भी अभी तक मामलात हमने देखे जिस तरह से उलझे हुए थे इस किते के, वो अभी सफारतकारी की वजह से ही स्ट्रीमलाइन हुए थे जी। चाइना हो गया, अफगानिस्तान के साथ भी कोशिश की जा रही थी, ईरान के साथ भी मामलात हमारे भारत ने कुछ काफ़ी देर ख़राब करवाए रखे जिनको सफारतकारी की वजह से ठीक किया गया, और फिर इंडिया का जो चेहरा बेनकाब होने की वजह से ईरान और पाकिस्तान के मामला ठीक हुए। उम्मीद ये की जा सकती है कि सफारतकारी से ही ये मामला सारे हल हो जाए, क्योंकि जंगें और ये वो सब चीज़ें जो हैं वो इस वक्त दुनिया में कोई भी, मैं नहीं समझती, हर कोई जो है वो अपनी तरक्की की दौड़ में लगा हुआ है, तो कोई भी नहीं चाहता। लेकिन यूएस से जिस तरह से तैयारियां कर रहा है उसके जवाब में ईरान की जो है वो भी मशकें चल रही हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी हमने देखा कि पाकिस्तान आज तक हर तरह, बट साहब जिस तरह के भी हालात रहे, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कैसे रहे, गलतफहमी थोड़ी सी होना एक अलग बात है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि उनकी इस्लामी बरादरी जो है वो ताल्लुकात हैं, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के इस वक्त मिसाली ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पे जब ईरान को ये पता चला इसराइल ने हमला किया उधर, और ईरान को ये पता चला कि भारत और अफ़गानिस्तान के गठजोड़ से इसराइल के लिए इंटेलिजेंस की जा रही थी ईरान में रह के, तो ईरान को अपने हकीकी दोस्त और हमारे हम मज़हब होने की वजह से ईरान को हमारे करीब आना पड़ा। और मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो मामला चल रहा है उसकी वजह से भी ईरान और पाकिस्तान सेम पेज पे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतरी रखे। बट साहब एक ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आएंगे, बात करेंगे सानिया भाटी गेट के हवाले से, क्या हुआ, कैसे हुआ, तमाम तफसीलात होंगी आपके सामने, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। अब बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सानिया भाटी गेट, जिसमें एक मासूम बच्ची और उसकी माँ दोनों जो हैं वो अपनी ज़िंदगी
से हाथ धो बैठी और ये इसलिए हुआ क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं कि अगर कोई तामीराती काम करें तो उसको प्रॉपर सरअंजाम दे सकें, वहाँ पे लोगों को एहतियातें बता सकें, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर सकें कि वहाँ पे कोई आए ना। जिस तरह से वहाँ पे गफलत बरती गई, पहले अगर हम बात कर लें कराची की, हम बात करते थे दूसरों को बात कर देना बहुत आसान होता है, हमें भी लगता था कि डिस्टेंस है, इतना हमें शायद फील नहीं हुआ। अब जब बात लाहौर की आई तो हमारे भी दिल ज़्यादा दुखी हुए। खैर वहाँ हमने कह दिया माँ ने बच्चे का हाथ क्यों छोड़ दिया, वहाँ पे जी गटर जो है वो ट्रक ने उसका ढकना हटा दिया था, वो जी किसी नशेई ने चोरी कर लिया। अब यहाँ पे कोई गटर का ढकना वो वाला नहीं था जो आम होता है, यहाँ पे तामीराती काम हो रहा था और उस सिलसिले में ये गड्ढे जो है वो खुदे हुए थे, मैनुअल खुले हुए थे। जिस एरिए को अगर आपने वहाँ खुदाई की हुई है तो उसको कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया गया था? अगर वो एरिया खुला हुआ था, वहाँ से आमदरफ्त क्यों हो रही थी, वहाँ पार्किंग क्यों थी, वहाँ ये औरत और उसकी बच्ची पहुँचे कैसे? राहगीरों के लिए इतना बड़ा एरिया, भाटी गेट, इतना गुंजान आबाद इलाका, वो कोई सुनसान जंगल वाला इलाका नहीं था। वहाँ पर रोज़ हर वक्त कितने सारे लोग वहाँ से गुजरे होते हैं और वहाँ ये हादसा पेश आया। ये इंतहाई जो है वो एक गफलत बरती गई है और किन लोगों की तरफ से बरती गई है। असल में वाक़या क्या हुआ है, किस तरह से ये बच्ची और उसकी माँ जो है वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम में हमारे क्राइम रिपोर्टर मिस्टर आज़म बाजवा, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजवा साहब, आपसे अभी तक तो हम खबरों में, चीज़ों में जो कुछ देख रहे हैं उससे काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप तफसील बताइए एक्चुअली वाक़या हुआ कब, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से ये लोग आए थे? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इस अहम टॉपिक पे बात करने का मौका दिया और यहाँ पर मैं आपको इस सारे वाक़े के हवाले से खुलकर बताता हूँ कि असल में माजरा हुआ क्या। ये ख़ानदान जो था ये लाहौर से बाहर लाहौर में आया दाता दरबार सलाम करने के लिए, यादगार सैर करने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो दाता दरबार सलाम करने के लिए जाएंगे, लाहौर में सैर करने के लिए आएंगे तो ये ख़ानदान अपने दो प्यारों को खो देगा। ये परसों की बात है कि ये ख़ानदान दाता दरबार भाटी गेट शाम के वक़्त पहुंचते हैं और यहाँ पर दाता दरबार के अंदर ये फैमिली जाती है। वहाँ से सलाम करने के बाद वापस आते हैं और ऑटो रिक्शे पे बैठने लगते हैं। अब भाटी गेट का ये वो इलाका है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आजकल लाहौर के अंदर ट्रैफिक के जो हालात हैं, ख़ास करके चिंची और ऑटो रिक्शा, इनका जहाँ दिल करता है ये स्टॉप बना लेते हैं, जहाँ इनका दिल करता है सवारियाँ उतार लेते हैं, जहाँ इनका दिल करता है सवारियों को बिठा लेते हैं। और वहाँ पार्किंग भी शुरू हो जाती है, बाकायदा टिकट खरीदी है इन्होंने पार्किंग की, रिक्शे वाले ने। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये जो इलाका है जहाँ पर ये सानिया पेश आया, ये बिल्कुल दाता दरबार के दूसरी साइड पर सड़क क्रॉस करके है, वहां पर ये पेश आया। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आज से कुछ 3 माह पहले परिंदा मार्केट थी। इस परिंदा मार्केट को मसमार किया गया और उसकी मसमारी के बाद यहाँ पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया सड़कों को कुशादा करने का। बाजवा साहब, ये परिंदा मार्केट उसी का जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत शोर मचा था कि एलडीए ने रात को ऑपरेशन किया और कई सैकड़ों परिंदे जो हैं वो भी अपनी जान की बाजी हार गए थे दुकानों में? बिल्कुल भट्ट साहब, ये वही परिंदा मार्केट है जिसका भी आपने मुझे बताया। इसी जगह पर इस परिंदा मार्केट को रात के अंधेरे में जो मसमार किया गया और वहाँ पर कई परिंदे जो हैं वो भी इस दुनिया से जो है वो लुकमाए अजल बन गए। तो उस जगह पर ये फैमिली पहुँचती है। इस खातून का देवर इसके साथ होता है, इसका खामुंद इसके साथ होता है, बिल्कुल सास इसकी इसके साथ होती है। तो ये वहाँ से जो है बैठने लगते हैं ऑटो रिक्शा में। अब उस रिक्शा ड्राइवर ने इस ऑटो रिक्शा को उस मेन हॉल के करीब खड़ा किया जहां से ये बैठने लगते हैं। जब ये खातून बैठने लगती है तो जो ऐनी शाहिदीन हैं जिनसे मेरी आज बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि ये बैठने लगती है, बच्ची इसके हाथ से जो है उस होल में गिर जाती है ठोकर लगने के बाद, क्योंकि ये जो होल बनाया हुआ था ये तकरीबन कोई आधा फुट पौना फुट जो है सड़क से ऊंचा था। अच्छा। उसके साथ ठोकर लगती है, बच्ची जो है इस होल के अंदर गिर जाती है। जब बच्ची गिर जाती है तो फिर जिस माँ का लखते जिगर, जिस माँ का जिस्म का हिस्सा इस तरह होल में गिरेगा तो वो माँ फिर कैसे रह सकती है? बगैर कुछ सोचे समझे उसमें कूद गई, वो भी कूद गई और उसमें कूदने के बाद जो है उसने उस बच्ची को तलाश किया और बच्ची को तलाश करते करते पता नहीं वो कहां तक चली गई।
फौरी तौर पर जो है इसके खाविंद की जानिब से रेस्क्यू 11122 को कॉल की जाती है। रेस्क्यू का कहना है कि 7:32 पर इनको रेस्क्यू के हवाले से ये कॉल मिलती है और फौरी तौर पर रेस्क्यू जो है रिस्पांस करता है और जैव कुआं पर पहुंचता है। बच्ची की तलाश के लिए, इस खातून की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। जब ये रेस्क्यू कितने मिनट में आई है रेस्क्यू, ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेस्क्यू के मुताबिक रिस्पांस टाइम, रेस्क्यू के मुताबिक, तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक उनका यह कहना है कि 4 मिनट में रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई थी। अच्छा। और रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता है, लेकिन खातून की जो है वो तलाश नहीं हो सकती है, बच्ची नहीं मिलती है। तो इस वाक़े के बाद जो है पुलिस भी मौका पर पहुंचती है, इंतज़ामिया भी मौका पर पहुंच जाती है, एसीबी जो कैंट हैं, सिटी डिवीज़न है वो भी मौका पर पहुंच जाते हैं, दीगर जो हुकाम है वो भी मौका पर पहुंच जाते हैं, एमडी वासा भी मौका पर पहुंच जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को जो मुकम्मल कर रहे हैं उनका अमला भी मौका पर पहुंच जाता है। नहीं फौरन पहुंच जाते हैं ये सारे? नहीं, कुछ लम्हों के बाद, कुछ घंटों के बाद। बट साहब आपने सुना होगा पहले तो इस वाक्य के बारे में कुछ और इन्होंने आते ही कहा है। ये जो 4 मिनट में टीम आई है रेस्क्यू की, इसने आके उन्हें 4 मिनट में ढूंढना नहीं शुरू किया। इन्होंने तो पहले ये सवाल किया कि वाकई इसमें कोई गिरा है। बाजवा साहब, आपने जो देखा है वो बयान करें। मतलब रेस्क्यू टीम जिस तरह फरियाल बता मैं बताता हूं, रेस्क्यू टीम आई, उसने क्या कहा, उसके बाप से क्या बहस की, उसके बच्ची के चचा को क्यों अरेस्ट किया, वो वाकया नाज़रीन। जी, जब रेस्क्यू टीम आती है, ऑपरेशन का आगाज करती है, तो वो नीचे जब होल को देखते हैं तो इंतजामिया के लोग भी वहां पर होते हैं। तो जब तलाश शुरू करते हैं, नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या कहते हैं कि इसे मामले को टालने के लिए ये बात सामने आई इंतजामिया की जानिब से और कि यहाँ पर खातून गिर ही नहीं सकती, इतना छोटा सा मेन होल है, इसके अंदर गिरना और आगे जाना ये बहुत नामुमकिन है। बहरहाल रेस्क्यू जो कह रहा था जी हमने अपना ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन इसी दौरान उस खातून का जो खाबंद है, उसका जो देवर है, उसकी जो सास है, साथ जो है बच्ची के जो खातून के जो वाहकीन है, रिश्तेदार हैं, वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। दूसरी जानब इंतजामिया अब इस मामले से जान छुड़ाना चाहती थी, इस पे जो है ना पर्दा डालना चाहती थी कि यहाँ से खातून तो मिली नहीं, बच्ची तो मिली नहीं, तो ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई बात आ जाए कि ये मेन होल खुला क्यों था। इस मामले को टालने के लिए उन्होंने जो है कह दिया ये बंदा झूठ बोल रहा है। हाँ। साथ पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है उनके साथ। फौरी तौर पर इस खातून के और बच्ची के खातून के जो खावंद था उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे हिरासत में ले लिया जाता है, उसके देवर को हिरासत में ले लिया जाता है और नामालूम मकाम पर उसे मुंतकिल कर दिया जाता है। उनको क्यों? इसलिए कि आप ये बोलें कि खातून यहाँ पर नहीं गिरी है, क्योंकि खातून यहाँ पर गिर नहीं सकती। यानी कि पुलिस प्रेशराइज करती रही उसके शौहर को और लड़की के देवर को कि आप अपना स्टेटमेंट वापस लें कि लड़की इसमें बच्ची और उसकी मां इसमें गिरी है, आप झूठ बोल रहे हैं जी। और फिर वो कहां गए अगर वो उसमें होल में नहीं गिरे तो? बिल्कुल इंतजामिया का यही कहना था, पुलिस का भी यही कहना था कि आप ये बयान दें, स्टेटमेंट दें कि यहाँ पर जो है वो आपकी बीवी या बच्ची नहीं गिरी है और आपने झूठी कॉल की है रेस्क्यू 11122 पे। तो उसने कहा कि मैं कैसे बोलूं, मेरी आंखों के सामने मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। जब इंतजामिया ने अपनी बेहिसी दिखाई तो उस टाइम पे रेस्क्यू ऑपरेशन भी स्लो हो गया। स्लो से मुराद उसे रोक दिया गया। जब मतलब ये कि वो इंतजामिया ने ये स्टैंड ले लिया कि इधर बच्ची नहीं गिरी तो रेस्क्यू वालों ने भी कहा ऑपरेशन रोक दिया और बताया जा रहा था व्हाट्सएप सामने सामने देख रहे थे बस। हाँ। मतलब इतनी कॉमन सेंस से यूज करें कि वो पानी वेट तो नहीं कर रहा आपका, आप इतनी देर से बहस करें तो वो बॉडी क्या वहीं की वहीं खड़ी हुई है। बिल्कुल जी। इस तरह फिर जब उन्होंने इसको जो है वो नामुल मुकाम पे मुंतकिल किया, इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है दाता दरबार की और सेफ सिटी की। उसमें जो साबित हो गया कि खातून वाकया ही दरबार के अंदर अपनी बेटी को उठाकर खड़ी हुई है और वहां से बाहर निकलते हुए से देखा गया। तो बच्ची गोद में थी उनके? बच्ची उसने उठाई हुई थी। हाँ। जब ये चीज सामने आई तो पुलिस और इंतजामिया जो दावा कर रही थी कि यहाँ पर बच्ची गिर ही नहीं सकती, वो दावा उस वक्त झूठा साबित हो गया। बाजवा साहब एक मिनट,
आपने आज प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब इसकी रिपोर्टिंग आप कर रहे थे, आप स्पॉट कवर कर रहे थे, आपने डेड बॉडीज़ भी देखी जाके, उसमें आप मेरे ख्याल एक बात मिस कर गए जो आपने हमें बताई थी कि पुलिस ने शौहर और देवर को इस बात पे भी इन्वेस्टिगेट किया या उन पर तशद्दुद किया कि ये जो बच्ची ये औरत और बच्ची को कहीं कत्ल करके आके ये इधर ड्रामा रचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। पुलिस यही तो उसे प्रेशराइज कर रही थी कि आप अपनी स्टेटमेंट बदल दो कि मेरी बीवी यहाँ पर नहीं गिरी है, और इस चीज को वो ये रंग देना चाह रहे थे कि इसका कहीं कत्ल कर दिया गया है, और यहाँ पर उस कत्ल को छुपाने के लिए इस शोहर की जानिब से जो है ड्रामा रचाया जा रहा है। अच्छा, तो वक्त गुजरता गया, इंतजामिया जो है वो वहां पर खड़ी रही, आहिस्ता 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 6 घंटे जब गुजर गए, उस खातून की डेड बॉडी जो है ओटफॉल रोड वासा का जो बड़ा ऑफिस है उसके अंदर जहां ये नाला जाकर निकलता है, वहां से उसकी डेड बॉडी रिकवर हो जाती है। अच्छा, डेड बॉडी जब रिकवर हो जाती कितनी है देर के बाद? 6 घंटों के बाद। अच्छा, 6 घंटों के बाद डेड बॉडी जो है रिकवर होती है। हाँ। तो फिर इस ऑपरेशन को रेस्क्यू दोबारा कंटिन्यू करता है। फिर इस बच्ची की जो है वो तलाश शुरू कर दी जाती है। तो ये तलाश करते 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 अगला दिन 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, तकरीबन 1:30-2 बजे 13 जाकर घंटे उस बच्ची की 17 घंटों के बाद, अच्छा। 17 घंटों के बाद जो है वो सगिया के मुकाम से जाकर इस बच्ची की जो डेड बॉडी है वो रिकवर हो जाती है। अच्छा बाजवा साहब, एक आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बात बताइएगा, जब कराची हादसा हुआ था, मैं लिंक करूंगी, तो तब हमारे सुनने में ये बात आई थी कि वहाँ के लोगों को गटर का नक्शा नहीं पता था कि कहाँ कहाँ जा रहा है। क्या हमारे वालों को भी नहीं पता था? ये जो 6 घंटे लगे हैं, बट साहब आप क्या समझते हैं 6 घंटे बहुत ज्यादा दौरानिया है वासा, या इन लोगों जिनका काम है डेली बेसिस पे, जिनको ये सारे नक्शे पता है, उन्हें ढूंढने में 6 घंटे लग गए और अपने ही दफ्तर से मिल गया? फिर मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि इन्हें ढूंढने में हमारी रेस्क्यू 1112 जो है गोताखोर वो एक्टिव है, इस बात का एतराफ़ करना चाहिए जी। मगर ये जो बात बता रहे हैं, इंतज़ामिया इस बात पर मुत्तफिक थी कि ये बच्ची और औरत इधर नहीं गिरे, और इस शौहर ने उसको किसी और इलाके में कत्ल करके इधर एक ड्रामा रचाया ताकि ये कत्ल से बच सके, कत्ल के इल्ज़ाम से। उसकी वजह से आप अंदाज़ा लगाएं ना कि वो रेस्क्यू की जो टीमें होंगी उनकी स्किल्स या उनकी तवज्जो जो है वो थोड़ी हट जाएगी। हाँ। और उन्हें मतलब आपके जो बॉसेस खड़े हैं बाहर पे, एसी साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहिबा और पुलिस के अफसरान खड़े हैं, और एमडी साहब खड़े हैं वासा के, डीजी एलडीए पता नहीं था वहाँ के नहीं, ये सब जो हैं जो लंबी लंबी कीमती चमकदार गाड़ियों में उधर अपने मतलब अपनी अपनी नौकरी को इस्तेकाम देने के लिए पहुंचे थे कि हम जस्टिफाई कर सकें कि हम उधर थे। और ख़ास तौर पे पुलिस जो ये मार्का सरजद करना चाहती थी और मीडिया को अगले दिन हेडलाइंस बनवाना चाहती थी कि एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने अपनी बीवी बच्चे का अंधा कत्ल किया था, और उसने ये ड्रामा रचाया और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। और फिर इधर से ये जो सियासी मोने हैं अरस्तू, ये उठ के नारेबाजी करते कि वो कराची था कि जहाँ पे बच्चा गिर गया था, और पंजाब में ऐसा नहीं हो सकता, लाहौर में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक भी हो सकता था कि कोई ये भी दाग देता अपने कायदीन की वफादारी के लिए, कोई ये भी दाग देता बात कि ये कराची के लोगों ने या सिंध हुकूमत ने कोई साजिश के तहत ये ड्रामा कराया था, जो पुलिस ने जनाब बड़ी बहादुरी से और महारत से बेनकाब कर दिया। मुझे तो इस तरह का लगता है ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। बट साहब सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि इतनी देर ऑपरेशन चला, कल सारा दिन गुजर गया, मीडिया वहां पर मौजूद था, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, कोई वजीर, कोई मशीर, बड़े बड़े डालों में प्रोटोकॉल के साथ लाहौर की सड़कों पर घूमने वाले कोई शख्स वहां पर नहीं पहुंचा कि वो जाकर वहां पर देखे कि असल हकीकत क्या है, माजरा क्या है। मैं आपको यहां पर यह बताऊं कि जिस वक्त उस बच्ची की 9 माह की रिदा फातिमा, उसकी जब डेड बॉडी वहां से रिकवर होती है, पुलिस फौरी तौर पर उसे अपनी तहवील में ले लेती है, फौरी तौर पर। मैं कहता हूं कि उस वक्त रेस्क्यू को, मीडिया तो दूर की बात है, रेस्क्यू 1112 के जो वहां पर लोग थे उनको भी उसके पास जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही थी, कहीं ये फुटेजेस ना बना लें। अब यकीन करें
कि जिस वक्त मैंने उस नहीं निकाला किसने, वासा ने निकाला कि रेस्क्यू वालों ने निकाला? रेस्क्यू 1112 जो है उन्होंने ही और पुलिस ने फौरन से घेर लिया वहां से, क्योंकि पुलिस ही वहां पर मौजूद थी, तो फौरी तौर पर से जो है वो इन्होंने रिकवर कर लिया कि ये कहीं फुटेज बाहर चली ना जाए। अब जिस वक्त मैंने वहां पर वो फुटेज देखी, उस बच्ची के जो मैंने हालात देखे, आप यकीन करें मैं भी बच्चों का बाप हूं, मेरे से उस वक्त बात नहीं हो पा रही थी। उसके बाद मैंने प्रोग्राम किया, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं किस तरह बयान करूं। वो किसी का लगते जिगर थी, किसी माँ की बेटी थी, किसी बाप की बेटी थी, और जब उसे पानी से निकालकर स्ट्रेचर पे लटराया गया है, मैंने उसका जब चेहरा देखा, मैं आपको बता नहीं सकता कि बड़ी प्यारी बच्ची थी वो, बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। और बट साहब यकीन करें उसकी माँ ने उसे हुड पहनाई हुई, हर चीज़ पहनाई हुई उसे सर्दी से बचाने के लिए। सर्दी से तो वो बच गई, पर हमारा जो माशरा है उसके ज़ुल्म सितम से तो नहीं बच सकी वो। बट साहब मैं आपको पता है कि क्राइम रिपोर्टर हूँ जी, बड़े बड़े मर्डर देखता हूँ, कत्ल देखता हूँ, खास बात ये है, खास बात फरियाल कि मैं मजबूत किस्म का बंदा हूँ। क्राइम रिपोर्टर्स जब स्पॉट्स रिपोर्टिंग करते हैं तो वो कत्ल, दहशतगर्दी, बम ब्लास्ट, जिसमें खुदा न खास्ता इंसानी अज़ा जो है फ़ज़ा में बिखरे होते हैं, वो सारी चीज़ों को कवर करते हैं। पर ये बच्ची वाली बात पे इनका आबदीदा होना इस बात का सबूत है कि ये हमारी बेहिसी की निशानी। एक ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं, बात करते हैं कि वाकया तो हो गया, अब उसके बाद क्या करना है और क्या हुआ है उसके बाद, उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं और बात हम कर रहे हैं सानिया भाटी गेट के हवाले से। मासूम बच्ची और उसकी माँ जिस तरह से इस दुनिया से गई, वो हम सब की गफलत, हम सब की बेहिसी, और उसके बाद इंतज़ामिया जो है वो उसको किस तरह से टाल मटोल करती रही, उसे कोई और रंग देने की कोशिश करती रही, उसमें डिले डालती रही, ये उससे भी ज़्यादा जुल्म है। आपसे कंटिन्यू करते हैं बाजू साहब, वो तो हो गया जो वाक़या हुआ, फिर उसके बाद लाशें मिल गई, लाशें मिलने के बाद अब आगे क्या? हमने देखा सीएम साहिबा बड़ी बरहम नज़र आई इस वाक़े में। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया, तमाम इंतज़ामिया के लोग जो हैं उन्हें बुलवा लिया गया। और इनमें कौन से लोग शामिल थे? इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे वो शामिल थे, इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले जो सेफ्टी इंचार्ज थे वो शामिल थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो साइट के जो इंचार्ज थे वो मौजूद थे। आपके जो हैं कमिश्नर शामिल थे, आपके डीसी शामिल थे, आपके पुलिस के आला हुकाम आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर यहाँ पर शामिल थे। पूरी की पूरी टीम जो है यहाँ पर शामिल थी और वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से काफ़ी सरजनिश की गई, क्योंकि इस सारे मामले के ऊपर ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को भी अंधेरे में रखा। उन्हें जो है असल हकीकत नहीं बताई जा रही थी और इन्हें जैसे जैसे गाइड किया जा रहा था वो साथ साथ अपडेट लेती रही हैं, लेकिन जो भी अपडेट दी गई वो बिल्कुल हकाइक के मुतज़ाद दी गई। बट साहब आज तक आपने ये कितनी बार देखा है कि ऐसा, मेरे ख्याल से तो आमतौर पे ऐसा ही होता है, नीचे वाले लोग ऊपर वाले अफसरान को सब ओके की रिपोर्ट ही देते हैं हमेशा, सब ठीक चल रहा है। किस तरह से हम देखते थे बार बार वीडियो लिंक पे, इवन के उन दिनों में भी मैंने वीडियो लिंक पे मीटिंग देखी जब सीएम साहिबा के बेटे की शादी की तकरीबात चल रही थी। उन दिनों में भी उन्होंने वीडियो लिंक पे कमिश्नर्स, डीसी सबको बिठा के वीडियो लिंक पे एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने, ये गुल प्लाजा वाला हादसा हुआ था उन दिनों में, उन्होंने बार बार कहा कि आप ये फायर और ये वाली सारी चीज़ों का बंदोबस्त करें, कहीं ऐसा कोई मसला ना हो सके। फिर उन्होंने मैन होल्स का बार बार कहा, बार बार कह रही थी, बार बार बता रही थी, फिर भी ये हादसा हुआ। इसका मतलब है कि नीचे वालों ने काम नहीं किया। मेरा ये ख्याल है, एक तो शायद हमें आज़म बाजवा साहब से वो उस तरफ वापस जाना चाहिए, इस पे मैं तफसील से बात करूंगा जो आपने मुझे पूछा है। वो इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। पुलिस ने जो उसके बच्ची के वालिद और चचा को गिरफ्तार किया हुआ था, उसका ड्रॉप सीन कैसे वो कैसे फिर छोड़ा, उन्हें रिलीज कैसे हुए वो वहां से पुलिस से? खामद को और देवर को हिरासत में लेने का जो ड्रॉप सीन है ये उस वक्त हुआ जब सेफ सिटी ने और दाता दरबार की इंतजामिया ने उस खातून की सीसीटीवी फुटेज सामने ला दी कि ये वाकई खातून यहाँ पर मौजूद थी, इसके गोद में बच्ची भी मौजूद थी और ये दाता दरबार पर सलाम करने के लिए उसी डेट में उसी टाइम में वहाँ पर मौजूद थी और दाता दरबार से उसे बाहर जाते हुए देखा जा सकता है। तो उसके बाद फिर पुलिस को लाले पड़े
और पुलिस ने जो सितम ज़रीफी उनके साथ की, उस खामद के साथ, उस देवर के साथ, कि एसएचओ जो जैन अब्बास थे, एसएचओ भाटी, उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके देवर को भी, जो खतून के, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद जो है फिर उनको छोड़ा गया। अच्छा, मैंने वीडियोस देखी बट साहब, उसकी सास को भी कोई पूछ रहा था कि ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने गिराया या आप लोगों ने कुछ किया है, तो उसके साथ इस माँ का एक और बच्चा भी था, एक बेटा भी था ना इसका, बाजवा साहब, जो बच्ची मरी है ना, उसके अलावा उनका एक बेटा भी था। और वो सास जो है वो उस बच्चे को दिखा रही है कैमरे पे और उसको कह रही है कि मुझे बताएं कि कौन है जो इतना जालिम कि इस बच्चे की माँ को गटर में गिरा दे, इस बच्चे का क्या कसूर है, ये बच्चा हमारे पास है और इसकी बहन और इसकी माँ गिर गई है। तो वाकई ये बात समझ में आती है कि एक माँ, बच्चे की एज क्या थी? बच्चा होगा कोई 4-5 साल का, इस बच्ची से बड़ा था वो। उसने अब ये सारा साने अपने सामने देखा। जी जी। अच्छा, वो फिर जो है इसे छोड़ दिया जाता है उसके बाद, क्योंकि अब इनको अपने लाले पड़ गए कि इंतजामिया के कहने पर इन्होंने भी अपना आप जो है वो तब्दील किया और उस शख्स को, उस मजलूम को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। जब सीएम साहिबा ने ये नोटिस लिया, और सबसे बड़ी बात कि ये हमारी जो एजेंसी आईबी है, आईबी को बाकायदा तौर पर खत लिख दिया है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया, किन वजूहात की रोशनी में किया, और ये जो पुलिस एहलकार है जो भी इसमें मुलव्वस है उनको सामने लाया जाए और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई, महकमाना कार्रवाई जो है वो सामने आएगी। आप जनाब ऐसा कर तो देंगे, ऐसा हो भी जाएगा, लेकिन उस वक्त जब ये स्टेटमेंट उनसे जबरदस्ती ली जा रही थी, उस वक्त कहाँ थे आप? आपने उस वक्त जो है क्यों नहीं इस बात का नोटिस लिया कि इस बंदे को जो है वो क्यों हिरासत में ले लिया गया है और इसके देवर का क्या कसूर है, इस खामद का क्या कसूर है, जब वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट वहां पे खड़ा होकर दे रहा है और कॉलें चल चुकी हैं। कौन बेवकूफ है कि जो इस तरह का ड्रामा करेगा? उसकी फैमिली साथ है, उसके रिश्तेदार भी साथ हैं, कितने सारे लोग थे वहां पे इकट्ठे। तो उसके बाद आप ये देखें, इंतजामिया का आप देखें कि जब सीएम साहिबा ने ये नोटिस लिया है, फौरी तौर पर वहां पर कॉर्डन कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया उस एरिया को, वहां पर हिफाजती बाड़ लगा दी गई, उन गटरों को ढांप दिया गया, उसके ऊपर प्लास्टर कर दिए गए। अच्छा, वहां अंधेरा भी बहुत था, वहां कोई लाइट भी नहीं थी जहां पे तामीराती काम हो रहा था। ये उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती थी, उस इदारे की जिम्मेदारी बनती थी जो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। और उस पार्किंग वाले को कौन पकड़ेगा जिसने वहां पे पार्किंग शुरू की हुई थी, जिससे टिकट ली है उन्होंने पार्किंग की, वो भी उन्होंने पुलिस को दिखाई है उसके खामद ने कि ये हमने जी यहाँ से पार्किंग की टिकट ली है। तो मुझे बताइएगा ना, वहां पे पार्किंग कैसे शुरू हो गई थी गटरों के पास? ये इसमें अगर देखा जाए, इस सानिया के अंदर सारे इदारे मुलव्वस हैं। इसमें ट्रैफिक पुलिस भी मुलव्वस है, इसमें हमारी दूसरी पुलिस भी मुलव्वस है, इसमें हमारी जो पार्किंग माफिया है वो भी मुलव्वस है कि जहां इनका दिल करता है ये स्टैंड बना के तो खड़े हो जाते हैं, पर्चियां देने शुरू कर देते हैं। 10 रुपए की जो पर्ची होती है वो 30 रुपए की देंगे, 50 की जो होती है वो 100 की देंगे। तो इसमें तमाम की तमाम ब्यूरोक्रेसी, मैं माजरत के साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ये इल्तिजा करूंगा कि मैडम, आपको जो बताया जाता है हकायक उसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं। जब यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इतना रश है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस कहाँ होती है? कहाँ होती है हमारे इदारे के जिन्होंने लोगों को वहां पर रिलीफ करना है, फराहम करना है? कहाँ है हमारे इदारे जिन्होंने लोगों को उस मुश्किलात से वहां से बचाना है जो उस वक्त वहां पर लोगों को पेश आ रही होती हैं? दाता दरबार का एरिया है, सैकड़ों की तादाद में लोग रोजाना वहां पर आते हैं, हजारों की तादाद में लोग वहां से, लाखों लोग बाजवा साहब आते हैं, लाखों और गुजरगाह वो लाखों लोगों की है। और लाखों लोग जो है, मेरा 1 लाख से कम तादाद ज्यादा होगी जो दाता के दरबार पे हाजिरी देने के लिए, सलाम करने के लिए आती है, और उस जगह पे ये हालात है। और लाखों की तादाद में गाड़ियां वहां से गुजरती हैं। इतना रश होता है कि आम आदमी, एक जो दाता दरबार पे सलाम करने आ रहा है या उसने सड़क क्रॉस करनी है, उसे सड़क क्रॉस करने का मौका जो है वहां पर नहीं मिल रहा। तो इस इलाके में जिस जगह पर यह काम हो रहा था, वहां पर लाइटिंग का अगर बंदोबस्त होता तो शायद ये सानिया होने से बच जाता। इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करती, वहां पर हिफाजती बाड़ लगाई जाती तो ये सानिया होने से बच सकता था। जो वहां पर ये काम कर रहे थे, इनकी एक जो है वो सेफ्टी टीम होती है। अच्छा, काम हो रहा था या काम काफी दिन से बंद था? ये सवाल मैंने देखा सीएम ने भी किया कि क्या वही जो इनका हमेशा का तरीकाकार है, एक जगह से खुदाई करते हैं,
वहां से वहां छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, वो वहीं का वहीं होता है। वैसे था या वहां काम होता था? 3-4 मेन होल बन गए थे। हाँ। और उससे आगे बनाए जा रहे थे। काम ये नहीं कि कंटिन्यू था, लेकिन जरा स्लोली था। ये जो था जहां पर ये गिरी है, एटलीस्ट अगले मैनहोल ही खोल लेते, बिल्कुल वहां उनकी पर तसल्ली के लिए जो अगले 2-3 थे वही खोल लेते, जो थोड़े थोड़े फासले पे थे वो भी नहीं खोले। असल में मैडम रेस्क्यू के जो लोग थे वो मेन होल के अंदर तो जा रहे थे, लेकिन पानी जिस साइड को जा रहा था उस तरफ नहीं उस जा साइड पर वो नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो पाइप कदरे छोटा नहीं, महसूस फिर हो रहा इसका था। मतलब रेस्क्यू वालों की भी नेग्लिजेंसी हुई। बिल्कुल, इसमें जो है मैं यही बता रहा हूं कि इंतजामिया, जितनी भी इंतजामिया थी ना वहां पर मौजूद उस टाइम पे, सब ने अपना थोड़ा 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 हिस्सा डाला। वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालते बहुत बड़ा जो है गलतान बन गया, बहुत बड़ा हिस्सा बन गया, जिसने कि इस साने को जन्म दे दिया। अच्छा, और उसके बाद अब आ जाते हैं जो एक्शन लिया गया या जो अब सजाएं या कसूरवार जो हैं उनके साथ क्या होगा। सीएम ने जो बातें की उनके हवाले से बताइएगा, किस किस को निकाला गया है, किस किस पे एफआईआर होगी। देखिए 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए, जिनको जो है वो निकाला भी गया, जिन्हें मुअत्तल भी किया गया। जिन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो शामिल हैं, उनका नाम जो है वो असगर सिंधु है। इसी तरह सेफ्टी इंचार्ज, यहाँ पर मैं आपको सेफ्टी के हवाले से बता दूं, उसका क्या काम था वहां पे, उसकी क्या जिम्मेदारी थी? सेफ्टी इंचार्ज की ये जिम्मेदारी थी कि उसकी बकायदा एक टीम होती है। सेफ्टी इंचार्ज ने पूरा जिस इलाके में जिस हिस्से में काम हो रहा होता है उसको उसने बात करना होता है कि यहाँ पर क्या हिफाजती इक़दामात मुकम्मल हैं कि मैं अपना काम शुरू करवा लूं। जब तक वो रिपोर्ट नहीं देता, वो इजाजत नहीं देता, तब तक वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं होता। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जितनी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, जितने प्लाजे हैं, जितने हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन सब को पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक सेफ्टी स्टाफ रखने का कहा गया है। लेकिन हमारे इदारे, हमारे ये बिल्डिंग्स के मालकान, प्लाजों के मालकान अपने पैसे बचाने के लिए इन बिल्डिंग्स के अंदर सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं बनाते हैं। एक आधा सेफ्टी का बंदा रख लेते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। जो वहां पर विजिट करने आते हैं वो एक बंदे का लिखकर हाँ जी ओके है जी, इनका सेफ्टी का सिस्टम सारा मुकम्मल है। अगर सेफ्टी के सारे सिस्टम मुकम्मल हो, हमारे प्लाजों में आग ना लगे, रोडों पर इस तरह के हादसात ना हो। आप देखें कि जैसे ही गर्मी या सर्दी का सिलसिला शुरू होता है तो हमारे प्लाजों को आग लगनी शुरू हो जाती है, बिल्डिंग्स में आग लगनी शुरू हो जाती है। तो उस वक्त हमारे जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो कहाँ है? तो इसी तरह ये जो सेफ्टी डिपार्टमेंट था, जहां पर इसकी जानिब से कोई सेफ्टी के इंतजामात नहीं किए गए थे। में भी हो सकता है कि जो कंपनी यहां पर काम कर रही है या जो डिपार्टमेंट यहां पर काम कर रहा है उसने बंदा ही एक रखा हो जिनको के गिरफ्तार किया गया है। जो सेफ्टी इंचार्ज थे दानियाल साहब, उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर दानियाल अकेला था तो गिरफ्तार हो गया, इसके साथ इसकी टीम को भी गिरफ्तार करना चाहिए था। टीम तो उस वक्त गिरफ्तार होती ना कि अगर उसके साथ कोई टीम होती। जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी की गई, और जब तक सेफ्टी डिपार्टमेंट का हेड ना कहे, गो हेड ना दे, कंपनी या इदारा उस जगह पर अपना कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता। तो इनको जो है दानियाल साहब को यहाँ पर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। साइट इंचार्ज जो है कोई अहमद नवाज साहब, उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कमिश्नर लाहौर मैडम जो हैं उन पर भी अदम एतमाद का इजहार किया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर जिन्होंने हाल ही में चार्ज संभाला है, उनकी कारकर्दगी पर भी जो है वो सवालिया निशान उठा दिया है। इस तरह एमडी वासा जो हैं उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठा दिया है। इस तरह जो टीपा के डायरेक्टर हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान जो है उठा दिया है, अदम एतमाद कर दिया है। अब देखें कि वज़ीर आला ने जो इन पर अदम एतमाद का इजहार किया है, क्या ये लोग इनको तब्दील किया जाता है? बट साहब आप क्या समझते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेसी लाहौर शहर, अदम एतमाद सीएम का? मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि सीएम उन पे ये जो 2 जानों का ज़िया हुआ, कीमती जानों का जी, इसमें कसूरवार कमिश्नर लाहौर हैं, इसमें डीसी साहब हैं, इसमें एसी साहब हैं, इसमें डीजीएलडीए हैं, इसमें एमडी वासा हैं। ये लोग डायरेक्ट इसके जिम्मेदार हैं। पुलिस इसकी जिम्मेदार मैं नहीं समझता। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं पुलिस की साइड ले रहा हूँ। पुलिस
में पुलिस का कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में ऐसा बन चुका हुआ है कि पुलिस जो है वो एक मतलब आप समझे उनका करैक्टर जो है वो मशकूक समझा जाता है। वैसे उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने अपने एंगल से देखा कि कहीं कोई जुर्म तो नहीं हुआ। नहीं, वो उसको मैं कंडेम करता हूँ। हाँ। उसको गिरफ्तार करना और उससे उस पर तशद्दुद करना, तहकीक करते। फिर ये जो ये देखना ये होगा कि एक डेड बॉडी जो है वो 9 घंटे के बाद मिली है, एक डेड बॉडी 17 घंटे के बाद मिली है। ये जो 9 और 17 घंटे के बाद मिली है, इसकी बुनियादी एक वजह है जो बाजवा साहब शायद मिस कर गए और उन्होंने आपको नहीं बताया। इंतजामिया टॉप ब्यूरोक्रेसी जो है, लाइक कमिश्नर जो लाहौर का हेड है और डीसी जो लाहौर का हेड है, वो हाल ही में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से वहाँ जाके तो तैनात हुए हैं। और उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि मेरे सीएम की क्या प्रेफरेंसेस हैं और मेरा सीएम मेरी क्या चाहती है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर उन्होंने भी जाके अपने लशपश ऑफिस में बैठना और लोगों का दाखिला ममनू होना है तो ये बहुत बुरी बात है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये रेस्क्यू टीमों को और पुलिस को इस बात पे मजबूर करते रहे होंगे कि ये ड्रामा कर रहा है, इसको इंटेरोगेट करो। पुलिस ने खुद नहीं स्टेप लिया होगा। ये बात आप जेहन में रख लीजिएगा कि पुलिस का जब इंक्वायरी होगी, डिटेल इंक्वायरी होगी, तो इसमें ये बात नजर आएगी कि ये अपनी स्किन सेव करने के लिए पुलिस को इस्तेमाल कर रहे थे कि वहां पे जाएं और जाके ये काम करें। अब कम से कम वज़ीर आला की परफॉर्मेंस जाहिर बात है बहुत अच्छी है। वज़ीर आला जो है वो बहुत काम करती हैं। ये एक बड़ा पंजाब गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, उनकी परफॉर्मेंस पे एक सवालिया निशान निकला। पे वो इन्हें बार बार समझा रही है। तो उसका तरीका आजम की इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि उसका तरीकाकार ये है कि वो इन टॉप जो ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं लाहौर में, उन्हें कम से कम मुअत्तल नहीं कर सकती। तो शायद मुअत्तली उनके बस में ना हो तो उन्हें कम से कम ओएसडी जरूर करें ताकि उन्हें पता हो कि कितनी हम मरात लेते हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, और हम वो जिम्मेदारियां भी नहीं निभाते। इनको नौकरशाही कहा जाता है। अब इनको नौकरशाही में कहना भी एक मतलब आपको लगता है कि जुर्म कर रहे हैं आप। इनको अब अशराफिया या पता नहीं सिर्फ शाही कहना चाहिए। मेरे पास अब अल्फाज नहीं है। अच्छा, मतलब आपने एसी साहब की बात की ना, उस पर भी बकौल सीएम मैं कल देख रही थी वीडियो में, उन्होंने कमिश्नर लाहौर से जवाब मांगा इस चीज का। उन्होंने कहा आप मुझे जवाब दें, आपका एसी कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे ये हो रहा था। मैं ये सवालों जवाब का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। और ये इस पे मेरा ख्याल है कि पूरा अगर अब भी कोई सही एक्शन नहीं होगा तो ये दोबारा होगा। ये अगर सिर्फ चुप करके बैठ जाना क्लास में, जैसे टीचर डांट रही है और चुप करके सजा की तरह सुन लेना, वो काफी नहीं है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बाजवा साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। और जाते जाते उन दोनों माँ बेटी के लिए भी दुआ, उनके लवाहिकीन के लिए भी दुआ। और उन माँ बेटी जो हैं वो तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, उनके लवाहिकीन के लिए दुआ करनी होगी। बिल्कुल। और बाकी सब लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। नाज़रीन, आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।